साथियों, आज टीयू न्यूज़ हरियाणा के चैनल पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र सिंह हमारे साथ एक खास चर्चा के अंदर शामिल हुए हैं। हम अपने चैनल की तरफ से कॉमरेड सुरेंद्र का स्वागत करते हैं। और आज हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जो वर्तमान जो रोज़गार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो जन मुद्दे हैं उनको लेके हम इनसे चर्चा करेंगे। तो कॉमरेड का हम स्वागत करते हैं। और कॉमरेड सुरेंद्र, आज के दिन जो रोज़गार का जो सवाल है, ख़ास करके हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा की सरकार ने रोज़गार कौशल निगम बनाया है और हरियाणा की सरकार दावा कर रही है कि हमने पिछली जितनी भी सरकारें उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रोज़गार लोगों को दिया है और 75% आरक्षण निजी क्षेत्र के अंदर भी देने की का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आपकी पार्टी का क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया है? खैर, इसमें सरकार के क्या दावे हैं वो तो अपनी जगह है, क्योंकि इस सरकार की एक विशेषता ये है कि छल कपट झूठ ये इसकी विशेषता है। सच्चाई ये है कि आज देश में भी जितने भी आंकड़े, जितनी एजेंसीज हैं, सर्वेज हैं, सब के मुताबिक बेरोजगारी भयंकर रूप में बढ़ी है और हरियाणा इस मामले में देश में सबसे अव्वल है। और 35% तक की बेरोजगारी, ये हमारी पार्टी की तरफ से नहीं, अलग अलग एजेंसीज की तरफ से ये बताया गया है। तो ज़बरदस्त बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल से पहले से ही जो नीतियां केंद्र की और राज्य की बीजेपी सरकारों ने जो लागू की हैं बहुत ही आक्रामकता के साथ, उसका नतीजा ये है कि जब से मोदी की सरकार दिल्ली में आई है, देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट है। उन्होंने हालांकि उसके आंकने के जीएसटी, अपने घरेलू उत्पाद के, सकल घरेलू उत्पाद के पैमाने भी बदले हैं, वो भी काफ़ी फर्जीवाड़ा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसमें गिरावट है। और इस कोरोना से पहले के 2018 की स्थितियां थी हमारे सामने, गुड़गांव तमाम इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे हम इसके साक्षी हैं कि बहुत सारे उद्योगों ने अपना उत्पादन को गिराया था, कम किया था, क्योंकि बाज़ार के अंदर बिक नहीं रहा है, मांग कम है, मंदी के प्रभाव पड़ रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी की जा रही थी। और उसके बाद से, कोरोना के बाद से, तो क्योंकि उससे पहले भी अगर देखते हैं तो ये प्रभाव जो 2-3 फैक्टर्स हैं, एक जिसमें नोटबंदी बड़े पैमाने पर, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से किया गया, उसके बाद जीएसटी, छोटे उद्योगों की और आम जनता की कमर तोड़ करके रख दी देश की अर्थव्यवस्था की, और उसके बाद कोरोना का तो मौके का फ़ायदा उठा करके जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, वो उसने एक बहुत ही विकराल रूप लिया है राज्य के स्तर के ऊपर। और उस हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत ही क्रूर मजाक है जो हरियाणा के नौजवानों के साथ ये सरकार कर रही है। एक तरफ अगर देखेंगे तो हजारों, क्या लाखों की संख्या है, सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों के अंदर पद खाली पड़े, भरा नहीं जा रहा है। और उनके भरने के लिए जो प्रक्रियाएं जो अडॉप्ट की गई हैं उनमें भयंकर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के तौर तरीके अपनाए गए हैं। इस सरकार के, खट्टर सरकार के रहते हुए ऐसे करीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा केसेस हैं जिसमें नौकरी के लिए परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। एचसीएस से लेकर के पीएन तक के, कांस्टेबल तक की भर्तियों में पैसे लेना, बिल्कुल आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में वो मामले उजागर हुए हैं। तो ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और उनमें जो भी छुटपुट लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हर बार करने का नाटक होता है, लेकिन मुख्य जो लोग हैं जिनके जवाबदेही बनती है, उनको किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इन पदों को भरने की बजाय सरकार की तरफ से नौटंकी रची गई। 75% आरक्षण, मेरी पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही है लगातार, और वो एससी बीसी जो भी बैकवर्ड क्लासेज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन सबको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, निजी क्षेत्र में भी मिलनी चाहिए। लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर आज फैक्ट्रियों के अंदर ख़ास तौर पर कोरोना के समय पर विशेष तौर पर, उसके बाद से लेबर कोड्स भी लाए गए हैं
8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर दिया गया। पहले से वेतन घट रहे हैं। नौजवान जो पहले से रोजगार में थे वो आज बेरोजगार है। या जो बीमारी है, ये जो समस्या है, इस पर वर्क करने की बजाय अगर आप 12 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करें तो यूँ मान लो कि आज भी जो लोग रोजगार में, उससे 1.5 गुना लोगों को रोजगार मिल जाए। उस पर कार्रवाई करने की बजाय लूट की छूट दे रखी है। यहाँ तो सवाल ये है कि ट्रेनीज के नाम पर, इंटर्न्स के नाम पर लगातार मजदूरों को लूटा जाता है। कम से कम वेतन के ऊपर काम करवाते हैं। अब यहाँ 75% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि अगर मान लो मैनेजमेंट को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता हरियाणा का, तो उनको छूट होगी, बाहर से कर लेगा। तो कोई भी मैनेजमेंट कह देगी कौन है योग्य। अभी हरियाणा के ही, देश के ही नौजवान हैं जिनका मैं कह रहा हूँ कि जो इंटर्न्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, ट्रेनर होता है इंटर्नशिप को 2 महीने की, 3 महीने की, गणित ट्रेनीज के लिए भी को 5-6 महीने की ट्रेनिंग हो जाए। सालों साल तक उनको ट्रेनिंग रखते हैं, सालों तक उनको इंटर्नशिप पर रखते हैं और उनसे लूट करते हैं उनका। इन तमाम मसलों से ध्यान हटकाने के लिए ये एक ढिंढोरा है जो पीटा जा रहा है। तो इसलिए ये किसी भी तरह से, आज सब हरियाणा के लोग जानते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नौजवानों का होने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार को अगर रोज़गार देना है तो आज कम से कम पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी महकमों में, बोर्ड निगमों में जितने पद खाली पड़े हैं तत्परता के साथ स्थायी भर्ती उनकी की जाए। स्थायी भर्ती करने की बजाय उन्होंने ये, जिसका आपने नाम लिया रोजगार कौशल विकास निगम, इसमें तमाम विभागों के स्तर के ऊपर सरकार ने एक अस्थायी ठेके पर भर्ती की एक स्थायी व्यवस्था कर दी। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है, उसके रेट तय कर दिए। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में साफ तौर पर लिखा है समान काम के लिए समान वेतन, महिला पुरुष सबके बीच में समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। लेकिन काम आपने जो उस समय के उसी जॉब के ऊपर, उसी काम के ऊपर स्थायी कर्मचारी है, उसका वेतन अलग है और इनके लिए अलग है। ना कोई उनके लिए जॉब सिक्योरिटी, ना उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी। कभी भी नौकरी जा सकती है, टर्म एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, किसी तरह का भी उनको नहीं है। तो ये एक तरह से एक स्थायी व्यवस्था की है सरकार की, बीजेपी की सरकार की तरफ से, आगे से स्थायी भर्तियों की जगह अस्थायी भर्ती। और इसका दूसरे और लोगों को, नौजवानों को ठगने के लिए जो नौकरियों भर्ती की जो प्रक्रिया बनाई है, जो पॉलिसी तय की है कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा, अलग अलग बोर्डों से, यूनिवर्सिटी से पेपर दिए थे, पास किए थे, मेरिट लिए थी, कुछ नंबर लिए थे, उनका कोई मतलब नहीं है। सबके लिए पहले तो एक एलिजिबिलिटी, जिसको इसने कहा कि एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा। अब वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो पास करेगा वो एलिजिबल होगा। उसके बाद नौकरी के लिए वो एलिजिबल है, नौकरी नहीं मिलेगी, एलिजिबल होगा। उसके बाद फिर एक और टेस्ट होगा। अब ये जो एक टेस्ट पर सारा का सारा केंद्रित कर दिया जाता है, इसी से चल रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में कितने नंबर लिए, क्या लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और उसमें जो नंबर 2 घंटे के अंदर जो आप विद्यार्थी जो परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो इसके तहत ये फर्जीवाड़े चल रहे हैं। पेपर लीक के लिए भी एक नेक्सस बन गया अपराधियों का, सरकार में बैठे लोगों का, कि किसी भी तरह से पेपर लीक करवाओ और उसके बाद कौन किसकी जगह बैठ कर देगा, कौन क्या करेगा, खाली सीट छोड़ कर जाओगा, क्योंकि अपने शॉर्ट मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से अपना ये फर्जीवाड़े चल रहे हैं। तो इसकी बजाय हमारा ये कहना है तर्क संगत तरीका होना चाहिए। जो अपने पूरे शैक्षिक जीवन में जिन लोगों ने अपनी मेहनत करके योग्यताएं, उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनको प्राथमिकता देनी, वरीयता देनी चाहिए। उसके अलावा है तो ये एक प्रक्रिया है जो आज सरकार की तरफ से चल रही है और इसको लेकर के हरियाणा के नौजवानों में जबरदस्त आक्रोश है। ये स्थिति, ये आज देश के स्तर पे, मतलब देश की सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की और हरियाणा इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य अपने आप को बता रहा है। इस बीच में हम देखेंगे तो संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पे, कोई प्ले वे स्कूल के नाम पे, विभिन्न नामों से आज शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मतलब इस कोरोना के अंदर मतलब बाज़ार का खोलने का जो समय है वो बढ़ाया जा रहा है। शराब के जो ठेके हैं उनको रात को 10 बजे तक
खोलने की अनुमति है, लेकिन कॉलेज और स्कूल लगातार बंद हैं और छात्र भी हरियाणा के अंदर अनेकों जिलों के अंदर हमने देखा कि वो स्कूल कॉलेज खुलवाने के सवाल पे आंदोलित हैं। आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है इसके ऊपर? देखो, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, और ये मेरी नहीं है, आज हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों के ज़ुबान पर एक बात आ चुकी है, और वो किसान आंदोलन ख़ास तौर पर बेनकाब किया है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये सरकार कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस का एक गठजोड़ है, सांप्रदायिक और बड़ी पूंजीपति ताकतों का एक गठजोड़ है, और इसी को लेकर के ये तमाम तरह के निर्णय पॉलिसी के लेवल पे लिए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में आपने चर्चा की है। ये नई शिक्षा नीति भी इसी तरह से लागू की गई है जिस तरह से किसानों के लिए वो 3 कानून बिना बहस, बिना चर्चा, तमाम संसदीय परंपराओं, नियमों का ताक पर रख करके और वो कानून बना दिए कि पहले अध्यादेश लाए, फिर वो कानून ला दिए। उसके तुरंत बाद जब पूरा विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया हुआ था, फिर ये लेबर कोड्स बिल ले आए, कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। इसी तरह से नई शिक्षा नीति, जब इसका मसौदा आया, बड़ी संख्या में लोगों ने, हमारी पार्टी ने भी, अनेकों संगठनों ने भी, अनेकों व्यक्तियों ने अपनी इसके ऊपर सुझाव और आपत्तियां दी थी। तब केंद्र की सरकार ने कहा था कि इसके ऊपर संसद में हम चर्चा करके इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन उस आश्वासन का भी कुछ नहीं बना। जिस समय पूरा कोरोना का दौर चल रहा था, जिस समय ये कानून बनाए गए, उसी समय के ऊपर नई शिक्षा नीति घोषित कर दी, ऐलान कर दिया। अब यह जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत ये 3 इरादे हैं उनके। एक, इस शिक्षा नीति पूरी तरह से शिक्षा को व्यापार बना देने का है। बड़ी पूंजी, देश विदेश की बड़े पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, तथाकथित दानदाताओं के लिए स्कूलों के अंदर वो उसके आधार के ऊपर चलेंगे। तो एक है व्यापारीकरण, दूसरा है केंद्रीयकरण। हमारा देश एक संघीय ढांचा है, राज्यों को शिक्षा और केंद्र का विषय है शिक्षा, दोनों को मिलकर, ना कोई राज्य सरकारों से चर्चा, सारे के सारे अधिकार हर मामले में, चाहे वो कैरिकुलम टेस्ट करना है तो और सब, उन सब में स्ट्रक्चर खड़े किए गए, केंद्र के हाथ में लिया जा रहा है, केंद्रीयकरण का। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी स्वायत्ताएं खत्म की जा रही है। हमारे राज्य के स्तर पर हमने देखा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने एक्ट और स्टैट्यूट्स हैं, विधानसभा ने पास किए हैं। उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के तहत अपना जो क्लर्क लगाना, चाहे नॉन टीचिंग का कोई भी लगना है या कोई प्रोफेसर लगना है, वो यूनिवर्सिटियाँ करती आई कभी से। लेकिन अब सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी से, राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी से छीन करके राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, वो करेंगे भर्ती। तो यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनॉमी खत्म, सब कुछ केंद्रीयकरण। और तीसरा है वो सांप्रदायिकरण। अब ये परंपरागत शिक्षा, राष्ट्रीयता के नाम के ऊपर, मतलब जो शिक्षा का काम है, जो एक तरह से लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, अंधकार से उजाले के अंदर लेकर के आए, लोगों के दिमागों के जो कुंद दिमाग उनको खोले। लेकिन ये इसका काम बिल्कुल उल्टा है, और वो तमाम के तमाम जो थोड़ी बहुत भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपने अगर कोई अख्तियार करता है तो देशद्रोही है। इसलिए अंधभक्ति का, अंधविश्वास का, और आपकी माइथोलॉजी है उसको हिंदुस्तान के इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने का, ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये नई शिक्षा नीति हिंदुस्तान को गर्क में लेकर के जा रही है, और इन्होंने बर्बाद किया है शिक्षा के व्यवस्था को। कोरोना के बहाने से इन्होंने बिल्कुल अपने एक वर्गीय दृष्टिकोण से काम किया है। वर्गीय दृष्टिकोण क्या, जो नई शिक्षा नीति में भी है, कहीं पर भी चर्चा नहीं है। राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर बना 2009 के अंदर कानून है, अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। अनेकों अब से पहले जितने कमीशन बने, सब ने कहा कि आस पड़ोस में स्कूल होना चाहिए, कॉमन स्कूल होने चाहिए, साझे के स्कूल होने चाहिए, कहीं चर्चा नहीं होगा। बस उसके अंदर जो छोटे स्कूल हैं बंद करे जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स बढ़ेंगे, और उसमें अध्यापकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षा जेबीटी जो हमारे यहाँ चलती थी, वह जेबीटी खत्म। जेबीटी टीचर्स क्वालिफाइड हैं, बैठे इंतजार में थे, अब उनकी पद खाली पड़े हैं, लेकिन आगे से जेबीटी टीचर्स की भर्ती नहीं होगी। हरियाणा में आज के दिन 46,000 पद खाली पड़े हैं। ये खुद शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विधानसभा के अंदर आंकड़े दिए हैं। उसमें 40,000 टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, और 6,000 जो सहयोगी स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, 40,000 पड़े, भरा नहीं जा रहा उनको। तो गरीबों के बच्चे ये ऑनलाइन कर दिया,
ऑनलाइन के नाम के ऊपर आज एक ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि इसके पीछे बिल्कुल एक वर्गीय तौर तरीका चल रहा है। गरीबों के बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे, दूर दराज के इलाकों में जहां नेट नहीं है, जिनके घर में कोई कंप्यूटर नहीं है, कैसे वो पढ़ेंगे? और उसका नतीजे के तौर पर हरियाणा में लाखों बच्चे हैं जो पिछले साल अगर कोरोना से पहले अगर देखेंगे, लाखों बच्चे हैं जो आज स्कूलों से बाहर गए हैं, जो पढ़ाई की प्रक्रिया से बाहर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा की है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक बात कही है, दूसरी लहर चल रही थी तब भी कही थी, और वो इस आधार पे कही थी कि पूरी दुनिया का आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन सबसे कम है, संक्रमण दर सबसे कम है। दूसरी बात यह है, अगर संक्रमण है भी तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है। लेकिन आड़े इस बहाने थे कि बच्चे बाहर जाएंगे तो घर में आकर बड़ों को वो करेंगे। अरे भाई, बच्चा तो अकेला आइसोलेशन में रह ही नहीं सकता। बड़े बाहर जाएंगे तो बच्चा तो नहीं जाओगे, बच्चों के बड़े के साथ नहीं खेलेंगे। सारे आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका बाजार खुल रहा है, आपकी सिनेमा घर खुले हैं, आपके दारू के ठेके खुले हैं, तो बच्चे कैसे रह सकते हैं? लेकिन इसके नाम पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यूनिवर्सिटी तक, पीएचडी स्कॉलर्स तक वो बंद कर रखे। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया। WHO ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा, अगर कोरोना के चलते कोई बंद करना पड़े, लॉकडाउन करना पड़े, तो शिक्षण संस्थाएं सबसे बाद में आनी चाहिए, सबसे बाद में बंद होनी चाहिए, और खोलने का नंबर आवे तो सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना चाहिए। उसके बिल्कुल उल्टा काम कर रही है सरकार। सब कम खोला गया है लेकिन शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी है। ये एक मजाक है। अब टीका आ गया है, आप सबको टीका उपलब्ध करवाओ, टीचर्स को, स्टाफ को, नौजवान विद्यार्थियों को, सबको लगाओ। क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि 9वीं से ऊपर के जो छात्र हैं उनको हम सरकार की तरफ से टैबलेट देंगे ऑनलाइन शिक्षा के लिए। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? अरे भाई, ये झुंझुने हैं पकड़ाने के, लोगों को छलावा देने के। टैबलेट दे दो, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, ऊर्जा, वो जो गैस सिलेंडर का, मोदी का फोटो, हमारी तमाम गृहिणियों के लिए धुएं में आंखें फुट रही थी, मैंने ये सिलेंडर दे दिए मुफ्त में। वो सिलेंडर आज कौन भरवा होगा? सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। घरे आज लोगों के घरों पर रखे हैं। यही टैबलेट दे दोगे, कौन इंटरनेट देगा? कहाँ व्यवस्था है? रहने की, गरीब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। ये कोरोना काल ने दिखा नहीं दिया क्या कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, जो आपने कहा सब कुछ जो जहाँ है वो रहेगा, बंद रहेगा, आइसोलेशन में रहोगे, उनके पास रहने की जगह नहीं, उनके पास मतलब अपना टॉयलेट जाने की जगह नहीं, बच्चों की पढ़ाने का उनकी जगह कहाँ है? ये व्यवस्थाएं करने की बजाय ये सिर्फ फालतू के प्रचारात्मक एक चीज़ें हैं। और वही है, ये देना भी उसी को प्रमाणित कर रहा जो मैं कह रहा हूं कि इस सरकार का कोरोना खत्म होने के बाद भी इरादा क्या है? टीचर्स भर्ती नहीं करेंगे, टीचर्स की संख्या कम रखेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे धंधे चलेंगे। और इस तरह से हमारे संविधान में जो दिया था कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए विकास का, जिसमें पहला मसला है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। और इसके बहाने से गरीबों का बच्चा, ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, दोबारा से वही व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए शिक्षा से बाहर करने का, गरीब लोगों को शिक्षा से बाहर करने की योजना है। ये तरीके हैं उसके। कॉमरेड, आज कुल मिला के देखेंगे कोरोना महामारी के अंदर मतलब सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनका जो दिवालियापन है वो आज समाज के सामने आया है। और ख़ास करके हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का पहला केस जो है वो केरल के अंदर आया, और पूरी दुनिया के अंदर ही केरल का जो स्वास्थ्य का ढांचा है उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई, जहां आपकी पार्टी की सरकार है। तो आपकी पार्टी का क्या मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर किस तरह से मतलब आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने ठीक कहा ये बात कि हिंदुस्तान के स्तर के ऊपर केरला कोरोना के पूरे इस पीरियड में जबकि सबसे पहला केस आया था, सबसे सघन आबादी का राज्य है केरल, हमारे देश का सबसे सघन आबादी का, सबसे अनुपातन रूप में बुजुर्गों की आबादी भी ज़्यादा अनुपातन, क्योंकि वहाँ कुल मिलाकर के औसत जो आयु है वो भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है।
और वहाँ उन्होंने सबसे कम मृत्यु दर है कोविड के मामले में, और सारी दुनिया ने इसको सराहा है। और यही नहीं, पूरी दुनिया में एक बात और उजागर हुई कि अमेरिका जैसा देश, सबसे विकसित साइंस, ज्ञान के, तकनीक के, विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी अपने देश की आबादी को नहीं बचा पाया, क्योंकि ये जो बीमे के आधार पर प्राइवेट सेक्टर से आप जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते। जहां कहीं पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत थी जिन देशों में, वो सफलतापूर्वक इससे निपट पाए। तो केरल का क्या है, अब से नहीं, केरल अगर आप देखोगे वर्षों से लगातार हिंदुस्तान के स्वास्थ्य देखभाल के मामले में सबसे टॉप पर है। वहाँ बाल मृत्यु दर सबसे कम है, वहाँ सबसे मैटरनिटी रेट सबसे कम है, औसत मैंने आपको आयु बताया सबसे ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं। तो ये जो हासिल किया है केरल में, वो किस आधार पर, जो अपने यहाँ भी क्यों नहीं हो सकता। एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जनता के लिए, जो हमारे संविधान ने कहा है कि सबके लिए समानता का व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके मुताबिक तमाम आबादी के लिए ये बीमा नहीं, ये जो आपने क्या आयुष भारत फला धक्कड़ झुंझुने पकड़ा रखे हैं, इसकी बजाय ये तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का एक तरीका है। ये पैसा, और उसमें भी हमारी पार्टी का कहना है कि देश की जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 5% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होना चाहिए। और उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पहला काम तो होना चाहिए, बल्कि बीमारी लगे ही ना, प्रिवेंशन का, रोकथाम का काम होना चाहिए। पीने का पानी तक लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा है, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, रहने की जगह लोगों को ठीक नहीं, साफ सफाई की। तो पहला काम जो केरल की सरकार ने किया है, जो मॉडल के रूप में है, वो प्रिवेंशन का, रोकथाम का। दूसरा है कि बीमारी का जल्दी से जल्दी पता लगाने का, और उसके लिए हर गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, केरल में टॉप पर है। देश में अकेला केरल ऐसा है जिसके हर गांव में प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, और वहाँ डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ है। तो बीमार आदमी अगर कोई आएगा, पहली तो बात बीमारी लगे ना, कम लोग लगे भी तो उसका फटाफट बीमारी का टेस्ट हो, इलाज हो, डायग्नोज हो, उसके लिए फ्री दवाइयाँ हैं, ये व्यवस्था कर रखी है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, पीजी लेवल, पीजीआई लेवल तक एक स्ट्रक्चर है जो खड़ा किया है, नीचे गांव से, लोकेलिटी से लेकर के और ऊपर तक, वो रेफरेंस के रूप में रेफर करके। अपना मेडिकल कॉलेज है, आप जा करके देखो, वहाँ बिल्कुल जैसे मधुमक्खियों की तरह से डॉक्टरों के ऊपर भीड़ होती है, क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर नहीं है। नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पूरी तरह से भट्ठा बैठा हुआ है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो सब जो भी कोई बीमार होगा, चलो मेडिकल, वो मेडिकल सारा का सारा क्या कर सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, जो केरल ने किया। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का आज विकास वहाँ करके दिखाया है। ये मॉडल है जो देश के स्तर पर अडॉप्ट करना चाहिए, और केरल की सरकार ने उसके ऊपर खर्च किया है। लोगों को भी अपने डिसेंट्रलाइज तरीके से, विकेंद्रित लोगों को शामिल किया, अवेयर किया है, उनको जागरूक बनाया है, तब जाकर के केरल ने हासिल किया। अगला सवाल आज जो है, मतलब हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी ये सरकारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अलग अलग चाहे आधार के साथ लिंक करवाना हो, पहचान परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करवा के मतलब करवाया जा रहा है, और ये दावा किया जा रहा है कि इनसे ये जो सुविधाएं हैं वो आम नागरिक तक, आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगी। तो आपकी पार्टी का क्या मानना है, ये पारदर्शी जो होने का जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि हर रोज़ मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे पारदर्शी होंगी ये सेवाएं? ऐसा है, आपने सुना होगा एक कहावत, ये कही जाती है कि बहरों को और भी बहरे नजर आते हैं, इसलिए ऊंचा बोलते हैं। अब ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, खुद उनके दिल में वो जो बेईमान हो, खुद जिसमें चोरी की मानसिकता हो, वो सबको चोर समझते हैं, और इस आधार के ऊपर सबको चोर मान करके, सबको बेईमान मान करके, और इन सुविधाओं को कम से कम कैसे लोगों उसे मतलब लोगों तक सीमित किया जाए, इन सुविधाओं को छीनने का एक प्रोग्राम है ये जो किया गया। देखो, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन चीज़ें लाओ, लेकिन इसमें किया क्या गया है? किया ये गया है
कि इसमें सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी की बजाय व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। जैसे आप हरियाणा के अंदर मैं कहूँगा राशन कार्ड, नए राशन कार्ड 2005 से नहीं बन रहे। पहले घर घर सर्वे होता था और कोई बच्चा नया पैदा हुआ, ब्याह शादी हुई है, किसका जोड़ना घटाना टोटल सर्वे करके वो बनता था। अब बिना पोर्टल के ऊपर अपना अपना रजिस्टर करवाओ। अब पोर्टल के लिए कोई व्यक्ति की जिम्मेवारी परिवार की है, जाओ पोर्टल पर, कोई CSC केंद्र में जाएगा, पैसे दो वहाँ पर, वहाँ जाओ तो पोर्टल बंद पे मिलेगा। लोग धक्के खा रहे हैं और गरीब लोगों को इस तरह से जो जिनका हक बनता है उनको राशन नहीं मिल रहा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेवारी है, कैंप लगाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, सुविधाएं दो, उसकी बजाय अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। धंधे चल गए, लोग आज मजदूरों को लूट रहे हैं ऑनलाइन और उसके नाम के ऊपर उनकी सुविधाओं को काटा जा रहा है। ये सब तरीके जो है ना, ये आप अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ करके इन सुविधाओं को खत्म करने का एक तरीका अपना अख्तियार किया गया है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, ऑनलाइन भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, मजदूर अनपढ़ मजदूर है, बड़े पैमाने पर हैं, आप स्पेशल कैंपेन चलाओ, ऑनलाइन करवाना, ऑफलाइन करवाना, जो करवाना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लोगों के राशन कार्ड, अब गरीब बच्चों के SC/ST स्टूडेंट्स के उनके स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे जो उनको मिलना चाहिए, पढ़ाई के दौरान वो धक्के खाए फिर रहे हैं। तो ये सारा का सारा झंझट जो इन्होंने शुरू किया है वो एक तरह से इन सुविधाओं को छीनने का तरीका है और जिसका हम डट करके विरोध कर रहे हैं और जनता के स्तर के ऊपर भी भयंकर आक्रोश है इसको लेकर के। एक मसला जो अभी चर्चा में है, मतलब ये परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करने के बाद ये चर्चा है जोरों पे कि 2 लाख रुपए जिस परिवार की इनकम है उसको बुढ़ापा पेंशन, और इसी प्रकार से जो विकलांग लोग हैं उनकी पेंशन में कटौती होएगी। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप देखो, एक तो ये पहचान पत्र, ये कभी आधार के साथ किसी चीज़ को जोड़ देना, ये कभी कोई सर्वे के लिए कुछ बना देते हैं लिंक, ये कर दो, ये सारे के सारे खेल तमाशे बीजेपी सरकारें, ये डाटा इकट्ठा करना, उन डाटाओं का अपने लिए प्रयोग करना, कंपनियों को किस तरह से मुहैया करवाते हैं चुनाव के लिए, ये एक खेल है। सच्चाई क्या है? अगर ये जो आज परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसमें हमारी पार्टी का कहना है कि भाई पेंशन हर किसी का ये एक गारंटीड अधिकार होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। एक बार कोई MLA बन गया, MP मिल गया, वो तो सारी उम्र पेंशन लेगा, और जिसने सारी उम्र अपनी हाड़ काले कर दिए, खेती करता है, खेत मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, देश के लिए, पूरा देश का निर्माण करने में जिनका अहम योगदान है, उनके लिए पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मजदूर को, किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये जो कई बार कहते हैं ना सम्मान भत्ता क्यों है, उनका पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आप कोई भी कर्मचारी एक घर के अंदर मान ले 2 भी मियाँ बीबी दोनों नौकरी करते हैं तो एक समय तक उनको पेंशन मिलती थी, हालांकि उनकी भी अब खत्म की जा रही है, लेकिन पेंशन का अधिकार था, होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। सबका पेंशन का अधिकार होना चाहिए यूनिवर्सली। इसमें कोई किसी तरह की 2 लाख 3 लाख ये जो बकवास की जा रही है अस्वीकार्य है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, डट के इसका मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि ये 5,000 का भी वो पेंशन करने का वादा करके आए थे जजपा वाले जो सत्ता में बैठे हैं, तो ये तो और चीज़ें बकवास कर रहे हैं। ये 5,000 रुपये पेंशन क्यों नहीं की जाए? कटौती कर रहे हैं 5,000। सच्चाई तो ये कि देनी थी 5,000, उसकी बजाय पहले से जिनको मिल रही है उनको कटौती करने का कोशिश की जा रही है। ये चलने वाला नहीं है। हरियाणा के लोग डट के इसका विरोध करेंगे और हमारी पार्टी बिल्कुल इसका मुखालफत करती है। लगातार जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, देश में और हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी का आरोप है कि ये घोर लोकतंत्र विरोधी सरकार बनी है, इससे जनतंत्र पे हमला होगा, जनतांत्रिक जो अधिकार हैं उनके ऊपर हमला होगा। मतलब ये किस ढंग का खतरा आपको दिखाई देता है सांप्रदायिकता का बीजेपी के सत्ता में आने के बाद? होगा क्या, हो रहा है। 7 साल से 8 साल के करीब हो गए सरकार को आए, केंद्र में आए, यहाँ पर आए, और पूरी तरह से एक निरंकुशता, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सरकार सांप्रदायिक और कॉरपोरेट ताकतों का गठजोड़ है। कॉरपोरेट के लिए पूरा देश की संपदा को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, बैंक लुटवा दिए गए, बट्टे खाते उनके कर्जे माफ, उनके कॉरपोरेट के टैक्स कम कर दिए गए, और ये सारी की सारी लूट छूट जो चलती रहे, ये लोगों का उसका विरोध ना हो पाए, उसके लिए सांप्रदायिक आधार के ऊपर ध्रुवीकरण पैदा करना,
इस आधार के ऊपर उनके जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला करना। आज ये जो हो रहा है, देश के जो 3 पिलर बोलते थे आप, संसद का, विधान पालिका, उस विधान पालिका की स्थिति क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो भी कोई कानून का ड्राफ्ट तैयार होकर के आता है, वहां आकर के बिना बहस बिना चर्चा, ना बीजेपी वाला ना कोई विपक्ष वाला, कोई अगर कोई विरोध करता है। अब देखिए, कृषि कानून के मामले के ऊपर इतनी ही मांग थी विपक्ष की कि भाई इस कानून का ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला है, इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बन जाए। और जो बीजेपी के समर्थन करने वाली भी कुछ पार्टियां थी, वो भी इस मांग को ठीक मान रही थी। इसके ऊपर कहा, नहीं, जिद करी सरकार ने, तो कुछ एमपीज ने मांग करी, इसके ऊपर वोट होनी चाहिए। हमारे नियमों के मुताबिक ये है कि एक एमपी भी अगर वोटिंग की मांग करता है तो वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उसकी सबकी उल्लंघना करके और वॉइस वोट्स कह दिया कि ध्वनि मत से पारित। और जिन 8 एमपीज ने ये कहा कि इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, वो सस्पेंड कर दिए। इस तो बड़ा उदाहरण क्या होगा। अभी पिछले समय 12 सांसद संसद से 70 से बाहर कर दिए, बिना बहस के, बिना चर्चा के। जो जैसे राजशाही के अंदर होता था, राजा के मन में जो आया वो एक कानून बनना चाहिए, और जो विरोध करता है वो देशद्रोही है, उसको भीतर डालो। कितने ही आज देश के स्तर पर देखो केस हैं, जो दंगे करवाने वाले हैं, जिनके मंत्री गद्दी पर बैठे हैं, जिन्होंने बाकायदा आह्वान किया गोली मारो, ये करो, वह तो आज मंत्री हैं। और जो सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे थे, सांप्रदायिक आधार पर नागरिकता का जो तय करने का कानून था उसका विरोध कर रहे थे, उनको आज दंगों के मामले में यूएपीए के तहत उनको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, देशद्रोह के नाम पे आज जेलों में डाल रखा है। उस्मानिया को विद्यार्थी हैं, कितने पत्रकार हैं जो आपकी सामाजिक न्याय के मामलों के ऊपर भी, जो आपका कोई पत्रकार जाता है घटना या हाथरस की घटना, उसके लिए उसको कवर करने के लिए गए पत्रकार 3 जेल में पड़े हैं, यूएपीए के केस में पड़े हैं अंदर अभी तक भी। तो आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, प्रतिष्ठित दुनिया के स्तर के ऊपर, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बेल तक उनको मिलती नहीं, जेल के अंदर सड़के मर गए कोरोना के टाइम पे भी। आज हमारे सामने है, कोई भी ना तो कोई स्वतंत्र पत्रकारिता बच रही। आज किसान आंदोलन तो उजागर ही कर दिया, सारा का सारा गोदी मीडिया है, और लोगों के बीच में आज स्पष्ट होता जा रहा है कि इनका चरित्र क्या है। और इस तरह से जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर भी अब ये कानून लिया है देश में, हड़ताल का, लेबर कोड्स के तहत भी यही है, आप हड़ताल का अधिकार आपको छीना जा रहा है। और जो आयुध उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए तो हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ वही नहीं, उनकी तो नौकरी जाएगी, उसका समर्थन करने वाले भी, उनके लिए भी जेल होगी। तो आपका बुनियादी अधिकार है, संविधान ने दे रखा है, संगठित होने का, अन्याय के खिलाफ बोलने का, सामूहिक सौदेबाजी का, आप उसको छीन रहे हैं। कितनी चीजें आज पूरी तरह से एक फांसीवादी व्यवस्था, बिल्कुल हिटलर शाही को देश के अंदर कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमने जो पार्टी ने उस समय पर जो चेतावनी दी थी, आज सब जनता के सामने है, और इनका वास्तविक चेहरा, चरित्र वो लोगों के बीच में उजागर होता जा रहा है कि ये बहुत ही एक तानाशाह, एक सांप्रदायिक, देश के अंदर देश को बांटने का काम, देश को बेचने का काम ये सरकार कर रही है। अंतिम सवाल आपसे, मतलब हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उससे पहले भी मजदूरों के, कर्मचारियों के आंदोलन हुए हैं, और ख़ास करके किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, अन्य और मंत्री ऐसे हैं जिनके बयान आए हैं कि ये हरियाणा में लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट ये जनता को भड़का रहे हैं। अभी भी मैं कल रात को ही एक इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे, मतलब उसमें आरोप लगाया जा रहा कि आंगनबाड़ी का जो आंदोलन हरियाणा के अंदर, तो ये विपक्ष, ये लाल झंडे वाले कुछ लोग हैं जो जनता को भड़का रहे हैं। क्या ये जो आरोप है सरकार का, आपकी पार्टी इस आरोप को स्वीकार करती है या खंडन करती है? और साथ के साथ देश के अंदर 28-29 मार्च को जो राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होने जा रही है मजदूरों की, ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे, उस हड़ताल के संबंध में आपकी पार्टी का क्या रुख है? आरएसएस बीजेपी वालों को लाल झंडे के जो लोग हैं, जैसे मान ले सौतेहाना भी भूत की तरह दिखाई देते हैं। एक भूत उनको सता रहा है, और वो भूत लाल झंडा, कम्युनिस्ट। क्योंकि उनको ये पता है कि वो जो आज लूट की, फूट की, झूठ की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका कोई विकल्प अगर आज देश के अंदर दे सकता है तो वे कम्युनिस्ट दे सकते हैं। वो केरल का मॉडल भी आपके सामने, जो आज जनता के सामने है, जो हमने करके दिखाया है, सिर्फ भाषणों में नहीं बोलते। इनके जो हमारे प्रतिनिधि हैं और बहुत सारे पार्टियों के थोक में बिके हैं, इधर से उधर गए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट वो डट के खड़े हैं।
वो बिकाऊ नहीं है, उनको ईडी परेशान नहीं करती, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, फलाएं धकड़, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक परेशानी है उनको, उनके लिए ये भूत की तरह से दिखाई देता है, इसलिए हर आंदोलन में उनको ये डर सता रहा है। हाँ, उसके अलावा सच्चाई ये भी है, अगर इसको भड़काना कहते हैं तो ये उनकी भाषा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कम्युनिस्ट, लाल झंडे के लोग, जहाँ कहीं पे भी अन्याय होगा, जहाँ कहीं भी जुल्म ज्यादती होगी, जनता के अधिकारों के ऊपर हमला होगा, वो हमेशा खड़ा होगा और लड़ता आया है। हमें इस बात का फक्र है, हम इसके ऊपर घमंड करते हैं, और हमारे साथियों के ऊपर हमें इस बात का पूरा अभिमान है कि वो हरियाणा के स्तर के ऊपर भी और देश के स्तर के ऊपर भी वो हमेशा आंदोलन के स्तर पर रहे। वो किसान आंदोलन था, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन है, अब क्यों आंगनबाड़ी की, उससे पहले आशाओं का था, मिड डे मील का था, कंस्ट्रक्शन वर्कर के थे, कितने ही आंदोलनों के स्तर के ऊपर वो ये आरोप लगाते रहे, लाल झंडे की बदमाशी को चलने नहीं देंगे फलां, ये खुद खट्टर के बयान थे। तो लाल झंडा मेहनत का जनता का झंडा है, उन्हीं से जन्मा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस झंडे को, एक क्रांतिकारी झंडे को अपना स्वीकार किया है। ट्रेड यूनियंस के आंदोलन से झंडा विकसित हुआ है, अनेकों संगठनों का झंडा लाल झंडा है, किसानों के कई किसान संगठनों के झंडे लाल झंडे हैं, लेकिन उन सबको हर जगह कम्युनिस्ट दिखाई देता है। और सच्चाई है कि लोगों का जितना एक सरकार प्रचार कर रही है, हम तो धन्यवादी और जुटो इसके खिलाफ, कम से कम कम्युनिस्टों के बारे में जो आज उनके साथ खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके जीवन के मसलों को लेकर के, तो ये उनकी पहचान पड़नी चाहिए। और इनके तमाम इन सब प्रचार के बावजूद भी हम अपना जो न्याय का जो पक्ष है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ तक रही हड़ताल की बात, अब ये हड़ताल जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से की जा रही है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये हड़ताल ऐसे मुद्दों के ऊपर की जा रही है जो इस देश की सार्वजनिक संपदा, जनतांत्रिक प्रणाली, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की लड़ाई है। उसके मांग मुद्दे अगर उठा करके देखें, जो हमारे संविधान ने निर्देशित किया है, समान काम समान वेतन। अब सारी नौकरियों को जिस तरह से लेबर कोड्स बना करके बंधुआ गुलाम की शर्तों के ऊपर जो बनाया जा रहा है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। ये आज ये ट्रेड यूनियन ने मांग उठाई है, लेबर कोड्स रद्द होने चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, ये जो ठेकेदार के नाम पर कहीं स्कीम वर्कर्स के नाम पर इनको रेगुलराइज करना चाहिए, कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, इनको तमाम सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, मनरेगा के काम वो उसके दिन और दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। शहरी लोगों में भी बेरोजगारी जो बढ़ी है तो उनके लिए रोजगार की गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए। महंगाई जितनी बढ़ी है आज, और ये मांग जो आज उठाई जा रही है उनकी तरफ से कि मोदी की सरकार आने के समय से लेकर के जो भी तेल पर, गैस पर टैक्स बढ़ाए गए, सेंट्रल टैक्स, सेस, उन सब को वापस लेते हुए पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम किए जाएं ताकि महंगाई कम हो। लोग आज महंगाई की तरह आ रहे, बुरी तरह से हालत खराब हो रही है। इसी तरह से एक बात उन्होंने कही है, बहुत मार्के की बात है, और वो ये है कि आज हिंदुस्तान गवाह है, सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस कोरोना काल में अकेले 20 मतलब मार्च 2020 से लेकर के और नवंबर 2021 तक हिंदुस्तान में अरबपतियों की दौलत तो 23 लाख करोड़ से बढ़ करके 53 लाख करोड़ होगी, 2 गुने से भी ज्यादा। और उसी समय के ऊपर हिंदुस्तान में गरीबी 2 गुना होगी, 84% बल्कि 86% जनता की आमदन कम हो गई। इसके ऊपर ट्रेड यूनियंस क्या कह रही है, ये हड़ताल क्या कह रही है? ये कह रही है कि अमीर लोगों के ऊपर ये जो गैर बराबरी पैदा होगी, जो हमारा देश का संविधान निर्देशिका कहती है क्या कि अमीर गरीब की खाई को कम किया जाए, बांटने की कोशिश की जाए, ऐसी नीतियां लाओ, और ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस कह रही हैं अमीरों के ऊपर संपत्ति टैक्स बढ़ाओ, लगाओ, और उससे जो पैसा आए वो खेती में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जो जन कल्याण के कार्य हैं उनके अंदर लगाओ। ये एक विकल्प की दृष्टि है, यही कम्युनिस्ट कह रहे हैं, यही हमारी मांग है कि आज इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम किए हैं 35 से 22 और 22 से 15 पे भी ले आए। हमारा ये कहना है, और हम नहीं कह रहे, अब तो G20 कंट्रीज में भी बात आई, कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, रोजगार आगे नहीं बढ़ सकता।
अगर रोजगार बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना है, तो उसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा और सरकार को पैसे खर्च करने के लिए अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर जीएसटी के तहत तमाम चीज़ों, टोल प्लाजा और बस के भाड़े, रेल के भाड़े, विविध तरीकों से, तेल के, गैस के, इन तरह से लूटा जा रहा है और यूँ लूट के उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, उनके टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं। इसको बिल्कुल उल्टा किया जाना चाहिए और पुरजोर ताकत के साथ हमारी पार्टी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन करती है, करेगी और उसको सफल बनाने के लिए जी जान से जुटेगी। शुक्रिया कॉमरेड सुरेंद्र, आप हमारे चैनल में आज खास वार्ता के अंदर शामिल हुए हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब TU न्यूज़ हरियाणा का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।